चलिए एक बहुत ही दिलचस्प विचार पर गौर करते हैं। मतलब सदियों से पूरी दुनिया में शिक्षा की एक ही बुनियादी तस्वीर रही है। एक व्यक्ति सामने खड़ा होकर लगातार बोलता है और बाकी लोग चुपचाप बैठकर सुनते हैं। बिल्कुल। और इस सुनकर सीखने या पैसिव लर्निंग को अनुशासन का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है। लेकिन आधुनिक विज्ञान अब एक बहुत ही अलग और मैं कहूँगा चौंकाने वाला सवाल खड़ा कर रहा है। क्या हो अगर ये पूरी की पूरी परंपरा इंसान के दिमाग की जैविक बनावट के बिल्कुल खिलाफ हो? ये तो बहुत ही बड़ा सवाल है ना? ऐसा लगता है जैसे ज्ञान ग्रहण करने के लिए दिमाग का जो असली डिजाइन है उसका हम शायद इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं। ये वास्तव में एक ऐसा विचार है जो हमारी पूरी व्यवस्था की मतलब जो जड़ें हैं ना उनको चुनौती देता है। हाँ। हमने पीढ़ियों से बस यही मान लिया है कि कक्षा में जो पिन ड्रॉप साइलेंस होता है वही एकाग्रता है। हाँ बिल्कुल। और सिर्फ सुनना ही सीखने का सर्वोत्तम तरीका है। लेकिन अगर हम इसे न्यूरोसाइंस के लेंस से देखें तो कहानी पूरी तरह बदल जाती है। सिर्फ सुनने की प्रक्रिया दिमाग के बहुत ही सीमित हिस्सों को सक्रिय करती है। ये ऐसा है जैसे मान लीजिए कोई इंसान पूरे के पूरे ऑर्केस्ट्रा को छोड़कर सिर्फ एक ही वाद्य यंत्र बजाने की कोशिश कर रहा हो। अरे बाप रे। और फिर उम्मीद कर रहा हो कि एक शानदार सिम्फनी बन जाएगी, जो कि मुमकिन ही नहीं है। ठीक है, आइए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं, क्योंकि ये विषय सिर्फ स्कूल या कॉलेज जाने वाले छात्रों तक सीमित नहीं है। कोई भी व्यक्ति जो नई भाषा सीखना चाहता है, कोडिंग सीखना चाहता है या अपने पेशे में कोई भी नई स्किल तेजी से सीखना चाहता है, ये जानकारी उसके लिए एक मास्टर चाबी की तरह है। एकदम सही बात है। तो आज की हमारी इस गहरी चर्चा का आधार एक बहुत ही दिलचस्प लेख है जो तक्षशिला रिसर्च पेज साइट पर शिव नारायण द्वारा प्रकाशित किया गया है। इसका शीर्षक है 7 टाइप्स ऑफ लर्नोग्राफी, न्यूरल सर्किट्स एंड मैकेनिज्म्स ऑफ नॉलेज ट्रांसफर। बहुत ही गहराई वाला लेख है ये। और आज हमारा मिशन यही डिकोड करना है कि मानव मस्तिष्क वास्तव में जानकारी को कैसे ग्रहण करता है और कैसे हम पुरानी टॉकिंग क्लासरूम्स की जगह ब्रेन बेस्ड या मस्तिष्क आधारित तरीकों को अपना सकते हैं। देखिए, इस लेख की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये लर्नोग्राफी नामक एक बिल्कुल नए विज्ञान को सामने लाता है। लर्नोग्राफी, हाँ। अगर परंपरागत शिक्षा प्रणाली को देखा जाए तो वो मुख्य रूप से संज्ञानात्मक या जिसे हम कॉग्निटिव विकास कहते हैं, सिर्फ उसी पर ध्यान केंद्रित करती है। उनका पूरा जोर इसी बात पर होता है कि जानकारी को तर्क के जरिए समझा जाए और बस याद रखा जाए, मतलब रट्टा मार लिया जाए। हाँ, लगभग वैसा ही। लेकिन लर्नोग्राफी ये स्थापित करती है कि सीखना कोई एक तरफा या सिर्फ दिमागी कसरत वाला काम नहीं है। मस्तिष्क को गहराई से सीखने के लिए कई न्यूरल सर्किट जैसे मोटर, कॉग्निटिव, इमोशनल और विजुअल सर्किट, इन सब के एक साथ काम करने की जरूरत होती है। एक साथ? जी। जब तक ये सारे सर्किट मिलकर एक साझा नेटवर्क नहीं बनाते, तब तक ज्ञान सिर्फ सतह पर तैरता रहता है। वो दिमाग की गहरी संरचनाओं का हिस्सा कभी नहीं बनता। तो मतलब रटने की जो प्रक्रिया पीढ़ियों से चली आ रही है, वो जैविक रूप से ये अधूरी है। ये तो जानकारी को दिमाग में जबरदस्ती ठूसने जैसा हो गया। बिल्कुल, एकदम सही शब्द इस्तेमाल किया, ठूसना ही है वो। अब इस लेख में एक बहुत ही दिलचस्प अवधारणा का जिक्र बार बार आता है, जो इस लर्नोग्राफी के समाधान का केंद्र है, ब्रेन पेज। ब्रेन पेज। ये जो 7 प्रकार की लर्नोग्राफी क्या है, ये जानने से पहले मुझे लगता है ये समझना जरूरी है कि ये ब्रेन पेज आखिर है क्या। मतलब क्या ये महज एक रूपक है या कोई वास्तविक जैविक चीज है? यहाँ जो बात सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है वो ये है कि ब्रेन पेज कोई कोरा रूपक या मेटाफर नहीं है। यह दिमाग के अंदर बनने वाला एक वास्तविक मानसिक मॉड्यूल है। अच्छा, एक भौतिक चीज। हाँ, ज्ञान का एक ठोस ब्लॉक कह सकते हैं आप इसे। लर्नोग्राफिक शिक्षा को एक मॉड्यूलर और मोटर संचालित प्रक्रिया मानती है। इसे ऐसे समझा जा सकता है कि जब कोई व्यक्ति सिर्फ किसी व्याख्यान को सुनता है तो जानकारी बस हवा में तैरते हुए शब्द जैसी होती है। लेकिन जब वो व्यक्ति पढ़ने, हाथ से लिखने, चीजों को दिमाग में विजुलाइज करने और शारीरिक अभ्यास जैसी सक्रिय गतिविधियों में शामिल होता है तो दिमाग के न्यूरॉन्स आपस में भौतिक रूप से जुड़कर एक नई संरचना बनाते हैं। ओके। और इसी पक्की न्यूरल संरचना को ब्रेन पेज कहा गया है। ये ज्ञान को एक ऐसा आकार देना है जिसे दिमाग अपनी तिजोरी में हमेशा के लिए सुरक्षित रख सके। एक सेकंड, मुझे यहाँ थोड़ी उलझन हो रही है। क्या इसका मतलब ये है
कि लेक्चर सुनना, कोई पॉडकास्ट सुनना या कोई अच्छी किताब पढ़ना पूरी तरह से बेकार है? नहीं, पूरी तरह से बेकार तो नहीं कह सकते। मैं इसे ना एक कंप्यूटर की एनालॉजी से समझने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या हम ब्रेन पेज की तुलना किसी कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव में डेटा सेव करने से कर सकते हैं, जहां सिर्फ लेक्चर सुनना रैम में डेटा रखने जैसा है? हाँ। मतलब जानकारी तब तक ही मौजूद है जब तक कंप्यूटर चालू है, और जैसे ही कोई नया काम शुरू किया वो पुरानी जानकारी गायब। रैम और हार्ड ड्राइव वाली एनालॉजी यहाँ एकदम सटीक बैठती है। सुनना या पढ़ना बेकार नहीं है, वो प्रक्रिया का बस पहला दरवाजा है। जब कोई जानकारी सिर्फ सुनी जाती है तो वो दिमाग की वर्किंग मेमोरी में आती है, जो कि हमारी रैम है। सही। ये कुछ घंटों या कुछ दिनों तक रह सकती है। लेकिन स्रोत में जिस बुक टू ब्रेन ट्रांसफर की बात की गई है, उसका लक्ष्य ज्ञान को उस वर्किंग मेमोरी से निकालकर दिमाग की गहरी तिजोरी यानी हार्ड ड्राइव में स्थापित करना है। और वो कैसे होता है? उसी हार्ड ड्राइव में स्थायी ब्रेन पेज बनाने के लिए ही उन 7 अलग-अलग प्रकार की लर्नोग्राफी की जरूरत पड़ती है। केवल सुनने वाले सर्किट से काम नहीं चलता, पूरे शरीर और दिमाग के विभिन्न हिस्सों को सक्रिय करना पड़ता है। यहाँ पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अब हमें ये देखना है कि वर्किंग मेमोरी से हार्ड ड्राइव तक का ये सफर आखिर तय कैसे होता है। तो ये ब्रेन पेज बनाने वाले 7 उपकरण या प्रकार कौन से हैं? इसके पीछे का जीव विज्ञान क्या है? चलिए इसे डिकोड करते हैं। पहला प्रकार है मोटर लर्नोग्राफी। जी, मुझे लगता है कि ये नाम ही अपने आप में काफी कुछ कह रहा है ना? बिल्कुल। मोटर लर्नोग्राफी इस पूरे विज्ञान की नींव है। मोटर का सीधा अर्थ है गति या शारीरिक क्रिया। हाथ से लिखना, चित्र बनाना, कोई मॉडल तैयार करना या किसी टूल का उपयोग करना, ये सब इसमें शामिल है। इसके पीछे का न्यूरोलॉजिकल मैकेनिज्म बहुत स्पष्ट है। जब कोई शारीरिक क्रिया की जाती है तो दिमाग का प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स, सेरेबेलम और बेसल गैंग्लिया, ये तीनों सक्रिय हो जाते हैं। बेसल गैंग्लिया, ठीक है। सेरेबेलम संतुलन और गति का समन्वय करता है, जबकि बेसल गैंग्लिया आदतों को पक्का करता है। ये हिस्से मिलकर प्रोसीजरल मेमोरी बनाते हैं। यह वो मेमोरी है जहां शरीर खुद सीख जाता है कि कोई काम कैसे करना है, बिना चेतन दिमाग के बहुत ज्यादा सोचें। ये तो बिल्कुल साइकिल चलाने जैसा हुआ। मतलब कोई इंसान साइकिल चलाने पर 10 किताबें पढ़ ले, भौतिकी के सारे सिद्धांत याद कर ले, हाँ बिल्कुल, लेकिन जब तक वो साइकिल पर बैठकर पैडल नहीं मारेगा और उसका शरीर संतुलन नहीं बनाएगा, तब तक वो मोटर मेमोरी नहीं बनेगी। सिर्फ थ्योरी पढ़कर कोई साइकिल चलाना नहीं सीख सकता। एकदम सही उदाहरण दिया आपने। और विडंबना देखिए कि हमारी पारंपरिक कक्षाएं इसी मोटर एक्शन को पूरी तरह से बाहर कर देती हैं। घंटों तक बस एक ही जगह स्थिर बैठे रहना होता है। खैर, अब हम इंजन की तरह काम करने वाले दूसरे प्रकार पर आते हैं, जिसे कॉग्निटिव लर्नोग्राफी कहा गया है। ये शायद उस तरीके के सबसे करीब है जिसे हम पारंपरिक रूप से पढ़ाई मानते हैं, है ना? हाँ, कॉग्निटिव लर्नोग्राफी का संबंध तर्क, अमूर्त सोच, गणितीय गणनाओं और भाषा को समझने से है। ये मुख्य रूप से दिमाग के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का काम है, जो हमारे मस्तिष्क का सबसे विकसित हिस्सा माना जाता है। ये समस्याओं का विश्लेषण करता है और फैसले लेता है। पारंपरिक शिक्षा पूरी तरह से इसी एक हिस्से को लक्षित करती है, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी खामी है। वो क्या? अगर ज्ञान केवल कॉग्निटिव स्तर पर रहता है और उसे किसी मोटर एक्शन में नहीं बदला जाता, तो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जल्दी थक जाता है। जानकारी बस एक अमूर्त विचार बनकर रह जाती है और कभी ब्रेन पेज नहीं बन पाता। तो अगर हम अपनी पुरानी एनोलॉजी पर वापस जाएं, अगर कॉग्निटिव लर्नोग्राफी हमारी गाड़ी का एक बहुत ही शक्तिशाली इंजन है जो पूरी पावर जनरेट कर रहा है, हाँ, और मोटर लर्नोग्राफी उस गाड़ी के पहिए हैं जो वास्तव में जमीन पर काम करते हैं और गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन इंजन चालू हो, पहिए भी घूम रहे हो, फिर भी बिना स्टीयरिंग के गाड़ी कहीं नहीं जा सकती। बिल्कुल नहीं जा सकती। यहीं से तीसरा प्रकार चित्र में आता है, जिसे स्रोत में वेक्टर लर्नोग्राफी कहा गया है। मुझे यह नाम वेक्टर भौतिकी से प्रेरित लगता है, जिसका मतलब होता है जिसमें एक दिशा हो। ये एनालॉजी इस पूरी प्रक्रिया को बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझाती है। वेक्टर लर्नोग्राफी वास्तव में वो स्टीयरिंग व्हील और जीपीएस है। स्रोत के अनुसार इसका सीधा संबंध भावनाओं से है। भावनाओं से? जी, हमारे दिमाग में एक लिम्बिक सिस्टम होता है जिसमें एमिगडेला, हिपोकैम्पस और हाइपोथैलेमस शामिल होते हैं। एमिगडेला हमारे डर और आनंद दोनों को नियंत्रित करता है,
देखिए, जीव विज्ञान के अनुसार भावनाएं कोई अमूर्त चीज नहीं है। वे शक्तिशाली रासायनिक संकेत हैं जो न्यूरॉन्स को दिशा देते हैं। इसको थोड़ा और खोलते हैं। भावनाओं का न्यूरल सर्किट सीखने की गति को कैसे तय करता है? क्या ये गेटकीपर की तरह काम करता है? मतलब जो तय करता है कि क्या अंदर जाएगा और क्या नहीं? एकदम सही। एमिगडाला एक पहरेदार की तरह ही है। अगर कक्षा में कोई छात्र डरा हुआ है, तनाव में है या विषय से बहुत बोर हो रहा है, तो एमिगडाला उसे एक खतरे का संकेत समझकर संज्ञानात्मक हिस्सों तक जाने वाले सारे रास्तों को ब्लॉक कर देता है। अरे बाप रे! जानकारी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स तक पहुंच ही नहीं पाती। इसके विपरीत जब उत्सुकता होती है, कोई खेल या आनंद होता है, तो डोपामिन रिलीज होता है, जो कि एक फील गुड हार्मोन है। हाँ, और ये डोपामाइन न्यूरॉन्स के बीच के कनेक्शन को बहुत चिकना कर देता है, जिससे ज्ञान बहुत तेजी से और गहराई से अवशोषित होता है। सकारात्मक भावनाएं एक दिशात्मक बल की तरह काम करती हैं, जो दिमाग को बताती हैं कि अरे, ये जानकारी भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है, इसे सुरक्षित रखो। वाओ! तो अब हमारी सीखने की इस गाड़ी के पास इंजन यानी कॉग्निटिव है, पहिए यानी मोटर है, और सही दिशा दिखाने वाला स्टीयरिंग या वेक्टर भी है। गाड़ी चल पड़ी है। लेकिन अगर ये गाड़ी रोज एक ही कच्चे रास्ते से गुजरे तो जमीन पर टायरों के पक्के निशान बन जाते हैं। दिमाग में इसी पक्के रास्ते को बनाने का काम करता है हमारा अगला प्रकार, पाथवे लर्नोग्राफी। बिल्कुल, ये प्रकार न्यूरोलॉजी के सबसे प्रसिद्ध सिद्धांतों में से एक पर आधारित है। जो न्यूरॉन एक साथ फायर होते हैं, वे एक साथ जुड़ जाते हैं। न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर। हाँ, ये सिर्फ याद करने के बारे में नहीं है, ये एक भौतिक रास्ता बनाने के बारे में है। जब हम किसी जानकारी को बार बार मोटर और कॉग्निटिव एक्शन के साथ दोहराते हैं, तो हिपोकैम्पस और थैलेमोकॉर्टिकल लूप्स के जरिए दिमाग के अलग-अलग हिस्सों के बीच एक हाईवे बन जाता है। अच्छा, एक हाईवे? इस हाईवे का फायदा ये है कि अगली बार उस जानकारी को इस्तेमाल करने के लिए दिमाग को सोचना नहीं पड़ता। उसमें एक स्वचालितता या ऑटोमेटिसिटी आ जाती है। इसके बाद के जो दो प्रकार है ना, वे सुनने में काफी एक जैसे लगते हैं, विजुओ मोटर और विजुओ स्पेशियल लर्नोग्राफी। अगर हम इनके मैकेनिज्म की गहराई में जाएं तो ये एक दूसरे से कैसे अलग हैं? देखिए, ये दोनों दृष्टि से जुड़े हैं, लेकिन इनके काम करने का तरीका अलग है। विजुओ मोटर लर्नोग्राफी एक अनुवादक या ट्रांसलेटर की तरह है। इसमें आंखें जो देखती हैं, उसे तुरंत शारीरिक क्रिया में बदला जाता है। जैसे ब्लैक बोर्ड से देखकर कॉपी में उतारना। हाँ, बिल्कुल। या किसी मशीन के पुर्जों को देखकर उन्हें जोड़ना। इसमें ऑक्सीपिटल कॉर्टेक्स, जो दृश्य को प्रोसेस करता है, सीधे मोटर कॉर्टेक्स के साथ तालमेल बिठाता है। दूसरी ओर विजुओ स्पेशियल लर्नोग्राफी अंतरिक्ष और दिशाओं की समझ पर आधारित है। यह दिमाग के पेरिटल लोब को सक्रिय करती है। इसमें भौतिक रूप से कुछ करने से ज्यादा मानसिक चित्र बनाना अहम है, जैसे किसी चीज की संरचना या मैप को अपने दिमाग में विजुअलाइज करना। क्या हम इसे एक आर्किटेक्ट की एनालॉजी से समझ सकते हैं? कैसे? जैसे एक आर्किटेक्ट जमीन पर एक भी ईंट रखने से पहले अपने दिमाग में ही पूरी इमारत का 3D मैप तैयार कर लेता है कि सीढ़ियां कहाँ होंगी, रोशनी कहाँ से आएगी। वो दिमाग के अंदर चीजों को सजा रहा है। हाँ, बिल्कुल। मुझे लगता है कि ज्यामिति, भौतिकी या यहाँ तक कि इतिहास के घटनाक्रम को समझने के लिए इस मानसिक मैप की बहुत जरूरत होती होगी। ये बहुत ही सटीक उदाहरण है। बिना विजुअल स्पेशियल सर्किट के गणित के जटिल समीकरण या विज्ञान के 3D मॉडल समझना लगभग असंभव है। और फिर हमारा सातवां और आखिरी प्रकार आता है, जो विज्ञान और गणित के लिए शायद सबसे महत्वपूर्ण है, डिफरेंशियल लर्नोग्राफी। डिफरेंशियल? हाँ, ये विरोधाभासों को पहचानने और गलतियों को सुधारने की क्षमता से जुड़ा है। एक मिनट, लेकिन गलतियां करना तो पारंपरिक शिक्षा में हमेशा से बुरा माना जाता है, लाल पेन से काट दिया जाता है। इस लेख में इसे सीखने का एक प्रकार कैसे बना दिया गया? इसका जैविक आधार क्या है? इसका जैविक आधार बहुत ही रोचक है। हमारे दिमाग में एक हिस्सा होता है जिसे एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स कहते हैं। ओके। इससे आप दिमाग का अलार्म सिस्टम मान सकते हैं। जब कोई व्यक्ति कोई गलती करता है, मान लीजिए गणित का कोई सवाल गलत हल कर दिया, और फिर वो खुद उस विरोधाभास को देखता है और उसे मिटाकर सही करता है, तो वो अलार्म बहुत जोर से बजता है। अच्छा। ये अलार्म दिमाग को हाइपर अटेंशन की स्थिति में ले जाता है। ये गलती सुधारने की प्रक्रिया न्यूरॉन्स को इतना झकझोर देती है कि सही जानकारी हमेशा के लिए उस सर्किट में लॉक हो जाती है। सिर्फ सही जवाब सुन लेने से ये अलार्म नहीं बजता,
खुद गलती करके उसे सुधारने से बचता है। अगर हम इन सातों प्रकारों को एक साथ देखें, मेरा मतलब है अगर एक बड़े परिदृश्य में देखें, तो ऐसा लगता है कि ये कोई अलग अलग डिब्बों में होने वाला काम नहीं है। लेख में एक बहुत ही भारी भरकम वैज्ञानिक शब्द का इस्तेमाल किया गया है, थैलेमिक साइक्लोइड रिहर्सल। जी। और ये भी कहा गया है कि ये प्रक्रिया अंत में जायद मेमोरी या डार्क नॉलेज का निर्माण करती है। मैं यहाँ थोड़ा असहमत होना चाहूंगा, या यूं कहूं कि मुझे इस शब्द से उलझन है, डार्क नॉलेज। ये थोड़ा विज्ञान कथा या साइफाई जैसा लग रहा है। क्या ये साइक्लोइड रिहर्सल बस हमारे पुराने रटने वाले तरीके का ही एक फैंसी नाम है, क्योंकि एक ही चीज को बार बार दोहराना तो हम हमेशा से करते आए हैं? ये संदेह होना बहुत स्वाभाविक है, लेकिन रटने और इस प्रक्रिया में जमीन आसमान का अंतर है। वो कैसे? रटने में हम सिर्फ कॉग्निटिव सर्किट का इस्तेमाल करते हैं, एक ही वाक्य को बिना समझे बस 100 बार बोलना। लेकिन थैलेमिक साइक्लोइड रिहर्सल एक पूरा चक्र है जिसमें ये सातों लर्नोग्राफी एक साथ काम करते हैं। थैलेमस हमारे दिमाग का वह स्टेशन है जो सभी इंद्रियों से आने वाले सिग्नल्स को सही जगह भेजता है। ओके। जब हाथ काम कर रहे हों, भावनाएं जुड़ी हों, दिमाग मैप बना रहा हो और गलतियां सुधारी जा रही हों, तो थैलेमस इस पूरी सिम्फनी को एक साथ प्रोसेस करता है। तो ये एक साथ हो रहा है सब कुछ? बिल्कुल। और जहां तक जीड मेमोरी या डार्क नॉलेज की बात है, इसका मतलब कुछ रहस्यमयी नहीं है। इसका सीधा अर्थ है अचेतन क्षमता या अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस। ये हमारी मसल मेमोरी का सबसे उन्नत रूप है। जैसे टाइपिंग करना? एकदम सही। जैसे एक कुशल टाइपिस्ट बिना कीबोर्ड देखे, बिना सोचे बहुत तेजी से टाइप करता है। उसका ज्ञान उसके कॉग्निटिव दिमाग से निकलकर उसके मोटर सर्किट में हमेशा के लिए फीड हो चुका है। इसी गहरी स्थिति को डार्क नॉलेज कहा गया है। इस पूरी जटिल न्यूरोलॉजी को ना जमीन पर उतारने के लिए चलिए एक बहुत ही व्यवहारिक परिदृश्य की कल्पना करते हैं। मान लीजिए कोई 30 साल का पेशेवर व्यक्ति स्पेनिश भाषा सीखना चाहता है। ठीक है। पारंपरिक तरीके से वो क्या करेगा? एक ऑडियो कोर्स सुनेगा और व्याकरण की कोई किताब पढ़ेगा। लेकिन अगर वो इन 7 लर्नोग्राफी का इस्तेमाल करे तो उसकी प्रक्रिया कैसी दिखेगी? ये एक बेहतरीन तरीका है इसे समझने का। अगर वो व्यक्ति लर्नोग्राफी का उपयोग करता है तो सबसे पहले वो सिर्फ ऑडियो नहीं सुनेगा, वो स्पेनिश वाक्यों को अपने हाथों से बार बार लिखेगा, जो उसकी मोटर लर्नोग्राफी को सक्रिय करेगा। हाथों का इस्तेमाल। कॉग्निटिव लर्नोग्राफी के जरिए वो व्याकरण के नियमों का तर्क समझेगा। फिर वेक्टर लर्नोग्राफी को सक्रिय करने के लिए वो स्पेन की किसी आगामी यात्रा की कल्पना करेगा जो उसके अंदर रोमांच पैदा करेगी, यानी डोपामाइन रिलीज होगा। और पाथवे लर्नोग्राफी के लिए? पाथवे लर्नोग्राफी के लिए वो उन शब्दों को रोज एक निश्चित समय पर बोलने का अभ्यास करेगा ताकि वो थैलेमोकॉर्टिकल लूप्स मजबूत हों। और फिर विजुओ मोटर के लिए वो स्पेनिश सबटाइटल्स को देखेगा और उन्हें अपनी नोटबुक में उतारेगा। बिल्कुल। और विजुओ स्पेशियल लर्नोग्राफी के लिए वो शायद अपने दिमाग में मैड्रिड की किसी कैफे का 3D मैप बनाएगा और कल्पना करेगा कि वो वहां कैसे ऑर्डर दे रहा है। एकदम सही जा रहे हैं आप। और अंत में डिफरेंशियल लर्नोग्राफी तब सक्रिय होगी जब वो बोलते समय किसी वर्ब के टेंस में गलती करेगा, खुद उसे पहचानेगा, उस पर हंसेगा और उसे तुरंत सुधारेगा। इस तरह उसने सातों सर्किट का इस्तेमाल करके स्पेनिश भाषा का एक ठोस ब्रेन पेस तैयार कर लिया। देखिए, आपने पूरी थ्योरी को एक ही उदाहरण में समेट दिया। और इस तरह सीखी गई भाषा वो कभी नहीं भूलेगा, क्योंकि वो ज्ञान केवल उसकी याददाश्त में नहीं है, वो उसके तंत्रिका तंत्र का हिस्सा बन चुका है। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? विज्ञान और न्यूरोलॉजी के इस पूरे तंत्र को समझ लेने के बाद अब समय है इसे हमारी वर्तमान शिक्षा व्यवस्था से जोड़ने का। अगर कोई स्कूल इस लर्नोग्राफी को पूरी तरह से अपना ले तो उन 4 दीवारों के अंदर क्या बदलाव आएगा? जमीनी स्तर पर यह बदलाव बहुत ही क्रांतिकारी होगा। स्रोत स्पष्ट रूप से बात करता है पारंपरिक टॉकिंग स्कूल्स को ब्रेन पेज स्कूल्स या हैप्पीनेस क्लासरूम्स में बदलने की। हैप्पीनेस क्लासरूम्स? हाँ, आज की व्यवस्था में एक शिक्षक बोलता है और 50 बच्चे सुनते हैं। इस व्यवस्था में तनाव का स्तर यानी कॉर्टिसोल बहुत अधिक होता है, क्योंकि एक ही गति से सबको सीखने के लिए मजबूर किया जाता है। लेकिन लर्नोग्राफी के मॉडल में छात्र खुद लघु शिक्षक या स्मॉल टीचर्स बन जाते हैं। लघु शिक्षक, यह अवधारणा सुनने में तो बहुत सशक्त लगती है, लेकिन इसका जैविक फायदा क्या है? इस व्यवस्था में मिनिएचर स्कूल मॉडल का प्रस्ताव है, जहां सीखने वालों को छोटे छोटे समूहों में बांट दिया जाता है। यहाँ पीयर टू पीयर ट्रांसफर होता है, यानी एक व्यक्ति दूसरे को सिखाता है। जैविक रूप से देखें
तो जब कोई व्यक्ति किसी और को कोई चीज समझाता है तो उसे कॉग्निटिव रूप से उसे याद करना पड़ता है, मोटर रूप से हाव भाव और लिखकर समझाना पड़ता है, और विजुअल रूप से दूसरे व्यक्ति की प्रतिक्रिया देखनी पड़ती है। यानी एक साथ कई सर्किट चालू हो गए। बिल्कुल। साथ ही अपनी ही उम्र या स्तर के किसी व्यक्ति से सीखने पर एमिगडाला शांत रहता है, डर कम होता है और डोपामिन बढ़ता है। यह एक तनाव मुक्त वातावरण बनाता है जहां लोग ज्ञान के उपभोक्ता नहीं बल्कि निर्माता बन जाते हैं। इसीलिए इसे हैप्पीनेस क्लासरूम कहा गया है। ये तो शिक्षा को देखने का नजरिया ही बदल देता है। इस मॉडल में शिक्षक को एक तानाशाह नहीं बल्कि एक निर्देशक या फैसिलिटेटर बन जाता है और छात्र खुद अपने दिमाग के सर्किट इंजीनियर। बिल्कुल सही। पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो एक बात शीशे की तरह साफ हो जाती है। सीखना सिर्फ दिमाग में जानकारी को ठूसना नहीं है। ये केवल एक मानसिक कसक नहीं है। ये मोटर कौशल, भावनाओं, स्थानिक समझ, गलतियों को सुधारने की कला और निरंतर सक्रिय अभ्यास का एक बहुत ही खूबसूरत और जटिल जैविक नृत्य है। और ये बात भी ध्यान में रखनी चाहिए कि ये विज्ञान हर उम्र और हर पेशे के लिए लागू होता है। दिमाग की न्यूरोप्लास्टिसिटी यानी खुद को बदलने और नए सर्किट बनाने की क्षमता उम्र के साथ खत्म नहीं होती, उसे बस सही तरह से सक्रिय करने की जरूरत होती है। इसकी वजह से एक बहुत जरूरी सवाल उठता है। कैसा सवाल? स्रोत सामग्री हमें स्पष्ट रूप से बताती है कि मस्तिष्क भौतिक क्रियाओं, स्थानिक समझ और गहरी भावनाओं के माध्यम से सीखता है और अपनी न्यूरल संरचना को बदलता है। हाँ, यानी दिमाग को ब्रेन पेज बनाने के लिए सक्रिय और बहुआयामी जुड़ावों की जरूरत होती है। तो एक बहुत ही चिंताजनक विचार दिमाग में आता है। क्या? जब आज की पीढ़ी और हम सभी घंटों तक बिना किसी शारीरिक हलचल के, बिना किसी स्थानिक या विजुअल मैप के पूरी तरह से निष्क्रिय होकर फोन की स्क्रीन पर छोटे छोटे वीडियो स्क्रॉल करते रहते हैं। ओहो, डूम स्क्रॉलिंग। हाँ, तो हम अनजाने में अपने दिमाग के इन ज्ञान निर्माण वाले सर्किट के साथ क्या कर रहे हैं? अगर दिमाग का निर्माण एक्शन और भावनाओं की गहराई से होता है और हम उसे केवल 15 सेकंड के पैसिव डोपामाइन शॉट्स दे रहे हैं, तो क्या हम अपनी उस अद्भुत हार्ड ड्राइव को धीरे धीरे करप्ट कर रहे हैं जहां ब्रेन पेज बन सकते थे? ये बहुत ही गहरा सवाल है। क्या हम बिना जाने अपने दिमाग की असली और सबसे शक्तिशाली क्षमता को हमेशा के लिए सुला रहे हैं? ये वाकई एक बहुत ही प्रासंगिक विश्लेषण है। विज्ञान हमें दिखाता है कि दिमाग यूज इट और लूज इट के सिद्धांत पर काम करता है। इस्तेमाल करो या खो दो। बिल्कुल। जिन न्यूरल सर्किट्स का इस्तेमाल नहीं होता वे कमजोर पड़ने लगते हैं। निष्क्रिय खपत निश्चित रूप से उन रास्तों को धूमिल कर सकती है जिन्हें प्रकृति ने इतनी बारीकी से गढ़ा है। उफ, ये वाकई सोचने पर मजबूर करने वाला विचार है। तो अगली बार जब कोई नई चीज सीखने का मौका मिले, चाहे वो कोई नई भाषा हो, गिटार बजाना हो या कोई नई तकनीक, तो उसे सिर्फ सुनिएगा मत। अपने हाथों का इस्तेमाल करें, गलतियां करें, उन्हें सुधारें, अपने अंदर उत्सुकता जगाएं और अपने दिमाग के पूरे ऑर्केस्ट्रा को एक साथ बजने दें। तभी असल मायनों में एक स्थायी ब्रेन पेज तैयार होगा। बिल्कुल सही कहा। इस गहरे विचार के साथ हम आज के इस गहन विश्लेषण को यहीं रोकते हैं। इस लर्नोग्राफी के विज्ञान पर विचार करते रहिए और अपने सीखने के तरीकों को एक नया रूप देने की कोशिश कीजिए। इस विषय की गहराइयों में खुद और खोज करते रहिए।